Hello friends, my name is Jitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS. Friends, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं या फिर मैं ये ऐसा कहूँ कि कई सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैनी इनिशिएटिव्स एंड मैनी स्कीम्स एज वेल जो कि गवर्नमेंट ने जो है वो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से या बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से या पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से जितनी भी छोटी मोटी जो स्कीम है आज उन सभी स्कीम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. देखिए, इनमें से कुछ स्कीम जो हैं जो अभी नई हैं, लेकिन कुछ स्कीम जो है वो काफ़ी पुरानी भी हैं. तो हम लोगों ने जो है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नई वाली स्कीम्स और पुराने वाली दोनों स्कीम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारी स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्पेशली उन स्कीम्स के बारे में जिसके अंदर अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं या फिर किसी को किसी और दूसरी स्कीम में मर्ज कर दिया गया है. कुछ ऐसी स्कीम भी होती हैं, कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है, जिसे डिसकंटिन्यू किया गया होता है. तो उस तरह की अपडेट आपको रखनी है. उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है. तो कंसेप्चुअल कोई यहाँ पे ज़्यादा है नहीं एज सच, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है काफ़ी ज़्यादा. बट स्टिल उसके बीच में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग एक कंसेप्ट का यूज़ करके उन चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए हम लोग उनको याद कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो का स्कोप जानने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एनवायरनमेंट की सीरीज़ जो है हमारी चल रही है. काफ़ी सिलेबस आपका ओवर हो गया है. अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं ये सीरीज़ की, तो प्लीज़ आप जो है उन सीरीज़ की पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है. आपकी जो बुक है उसके अलावा बहुत सारा इधर उधर से जो सप्लीमेंट्री कंटेंट है वो इकट्ठा करके इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये क्लासेस हम लोगों ने डिज़ाइन की हैं, ये कंटेंट आपका डिज़ाइन किया है कि इसको पढ़ने के बाद जो है आपको किसी और तरीके से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. इसके अलावा जो है एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अलावा हम लोगों की एक पॉलिटी की सीरीज़ और साइंस एंड टेक की सीरीज़ भी साइड बाय साइड चल रही है. अगर किसी को उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ जाके वो सब्जेक्ट भी अपने यहाँ पे कवर कर सकते हो. इसका आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है. दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं. हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह की इनिशिएटिव्स और उसके बारे में फिर डिटेल जानेंगे थोड़ी सी. नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, नेशनल बैम्बू मिशन, लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है. नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, फेम इंडिया स्कीम क्या है. तो इन सारी की सारी इनिशिएटिव के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे उसके प्रोविजंस क्या हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव तो है कितना उन्होंने रिसीव किया है, कितना ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने अपना उसको अचीव किया है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. चलिए तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाए. नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो इंडिया का, देखिए नेशनल मतलब ये नेशनल लेवल पे है. वाइल्ड लाइफ भी ऑलरेडी आपको पता है कि जिसमें हम लोग जो है ज़्यादा एनिमल लाइफ की बात करते हैं. ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्शन लिए गए हैं उसको बोला जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान. तो सबसे पहले जो ये नेशनल प्लान है ये आपका 1983 में जो है इसको अडेप्ट किया गया था, 1983 में. ठीक है, 1982 में नेशनल इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसकी मीटिंग हुई थी. दैट मीटिंग वाज 15th मीटिंग. उसके अंडर में डिसीजन लिया गया और 1983 में इंडिया का पहला, अभी देखो थर्ड चल रहा है, इंडिया का पहला एक्शन प्लान जो है 1983 में लिया गया था. इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी फ्रॉम 1983 टू 2001. तो 2001 में जब ये पहला एक्सपायर हुआ तो हम लोगों ने फिर दूसरा लिया 2002 टू 2016. 2016 में जब दूसरा हमारा एक्शन प्लान ओवर हुआ तो ये फिर इसके बाद हम लोगों ने थर्ड, अभी जो प्रेजेंट में है वो थर्ड एक्शन प्लान चल रहा है फ्रॉम 2017 टू 2031. इस प्लान के अंदर हम लोग हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है. कंजर्वेशन करना है किसका, वाइल्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटाट का. देखिए पहले हैबिटाट का कंजर्वेशन करोगे तभी
वो जो वहाँ पे जो लाइफ है उसका कंजर्वेशन हो सकता है। जैसे आप लोग मान लो टाइगर को कंजर्व करना है, तो टाइगर को कंजर्व करने से पहले पहले उसके हैबिटाट को कंजर्व करना पड़ेगा। वो जहाँ पे रहता है, क्या वो फूड कंज्यूम करता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पे उसके कंज्यूम करने के लिए प्रॉपर प्रे है कि नहीं है। तो वो उसका हैबिटाट को पहले इंश्योर किया जाता है कि वो कंजर्व रहे। स्पीसीज तो उसके बाद अपने आप ही जो है वो ग्रो करने लगता है प्रॉपरली। ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, देखिए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है, हमारे नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। ठीक है, ये सब हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। पहले से ही जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और उनको एनहेंस करना है। मतलब वहाँ पे जो पहले से स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो इनिशिएटिव पहले से लिए जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा भी स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। पोचिंग को कंट्रोल करना है। पोचिंग क्या होता है, जो इलीगल किलिंग होती है एनिमल्स की, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ज़्यादा लॉज बनाने हैं या ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से समझ लो या स्किल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से समझ लो, ज़्यादा लोगों को वहाँ पे काम देना है ताकि, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है, बॉर्डर पे जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंस करना है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, रिसर्च करना है ताकि नए नए रिसर्च करके नए नए मेथड्स को डेवलप किया जा सके कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करना है। देखिए वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं आसपास के गांव में, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, नेशनल पार्क के पास में, जब तक लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम आइसोलेटेड होकर कंजर्व करना। तो वहाँ के लोगों की जो है लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनहेंसिंग फाइनेंशियल अलोकेशन फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल फंड फ्लो टू द वाइल्ड लाइफ सेक्टर। देखिए बहुत ज़रूरी, देखिए लैंड जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट के पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों पूरी तरह से स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी देखो सैलरी वगैरह भी देना है, रिसर्च करना है, मॉनिटरिंग करना है, पूरा मैकेनिज्म सेटअप करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट के पास इतना फाइनेंशियली वो लोग जो है इतने एबल हों कि वो इन सारी स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसमें जो है फाइनेंशियल अलोकेशन, यानी कि सेंटर की तरफ से जो है फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करना है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IUCN वगैरह हो गया है ना, वर्ल्ड लाइफ फंड हो गया, वहाँ से भी जो है फंडिंग वगैरह का कुछ इंतज़ाम करना, वो सारा का सारा इसके अंदर किया जाना है। ठीक है, कंजर्वेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये तो वही छोटी छोटी सी बातें हैं। थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सेकंड जब 2016 में सेकंड ओवर हुआ था तो उसके बाद जो है थर्ड चला था 2017 टू 2031। ठीक है, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे JC काला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आ जाए। थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 12 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी इसके प्रोविजंस को ड्राफ्ट करने के लिए, और जिस कमेटी के हेड थे मिस्टर JC काला। ही वॉज ए फॉर्मर सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर जो है 250 प्रोजेक्ट्स हैं, जो जैसे आपका प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट वन एंड राइनो हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। तो इस तरह के जो है कुल मिला के छोटे बड़े 250 प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर में आते हैं अगले 15 साल के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो है 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो ये उसके अंडर में इसको किया गया है। द की स्ट्रेटेजिक चेंज इन द न्यू प्लान इज अडेप्टिंग ए लैंडस्केप अप्रोच। देखिए लैंडस्केप अप्रोच का क्या मतलब है, इट इज फोकस्ड नॉट ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ फोकस्ड ऑन अ कंप्लीट लैंडस्केप। जैसे कोई आपका मान लो 10,000 एकड़ का
कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इट डजंट टॉक अबाउट के वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल है या पर्टिकुलर प्लांट है उसको कंजर्व करना है। ये कहता है कि भैया पूरे लैंडस्केप को, इस पूरे 1000 एकड़ को ही कंजर्व करना है। ठीक है, चाहे वो आपका जो है अनकल्टिवेटेड फ्लोरा हो, चाहे आपका वो अनडोमेस्टिकेटेड फोना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे लैंडस्केप को कंजर्व करना है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 17 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ बुक जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ हेल्थ, एक्वेटिक इकोसिस्टम, कोस्टल मरीन कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एटिगेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के 17 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो है किए गए हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब इसको हम लोगों ने 1983 में स्टार्ट किया था तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी क्योंकि एडवांस नहीं थी तो वाइल्ड लाइफ एक्शन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। लेकिन अभी प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और 2031 तक तो जो है ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। तो नया जो थर्ड एक्शन प्लान है इसके अंदर टेक्नोलॉजी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आई, ई आई सर्विलियंस, तो पहले क्या होता था, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते थे उनको जगह जगह पे जाके चेक करना पड़ता था कि कैसी कंडीशन है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कैमरा फिट कर दीजिए, वो कैमरे में रिकॉर्डिंग होती रहती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हो। राइट, आप जो है ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो, ड्रोन से नज़र रख सकते हो, सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, सोइल की हेल्थ कैसी है, फ्लोरा एंड फौना की मूवमेंट के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। इलीगल पोचिंग अगर कहीं पे होता है तो उसको आप प्रॉपरली जो है ड्रोन के थ्रू आप उसको, या सैटेलाइट्स के थ्रू आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हो बेसिकली। अभी जो ये थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 टू 2031, इसका काम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना ही नहीं है, ये टूरिज्म के ऊपर भी फोकस करता है। देखिए, टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इन प्रोजेक्ट को जो फंडिंग होती है वो इजी हो जाती है। टूरिज्म से जो पैसा कमाया जाएगा उस पैसे को हम लोग इसकी मैनेजमेंट में ही लगा सकते हैं। जितना अच्छा टूरिज्म होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म होगा, उतना ही ज़्यादा ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ये अच्छे से अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और ये सारे का सारा सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस नहीं है। इस बार जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम आता है, इनिशिएटिव आता है, वो है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, तो इस बोर्ड को जो सेटअप किया गया था वो सेटअप किया गया था 1992 में। 1992 में इसको सेटअप किया गया था। ये इसका एम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। तो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट वगैरह लगाने हैं, पेड़ वगैरह लगाने हैं, रेस्टोरेशन करना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टेंशन किसको दी गई है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज। मतलब जो जगह अभी खाली पड़ी हैं जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हो वहाँ तो करना ही करना है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस जो है उस जगह पे रहेगा जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे लेकिन अभी वो कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे डिग्रेड हो गए हैं, इनके फॉरेस्ट की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। राइट, तो जैसे पहले थिक फॉरेस्ट थे अभी वो ओपन फॉरेस्ट में चेंज हो गए हैं। तो उन एरिया को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पेशली उन एरियाज़ में जो नेशनल पार्क्स के आसपास होते हैं, सेंचुरीज़ के आसपास होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्रजाइल एरियाज़ को भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालय, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स एट्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये तो बोर्ड था हमारा, इट्स अ बोर्ड। अब इस बोर्ड ने ही जो है कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या बात करता है, इट इन्वॉल्व्स प्लांटेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो पहले से फॉरेस्ट थे जिनकी क्वालिटी कम हो गई है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है,
उन पे जो है हम लोग फोकस करेंगे। इट्स ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये बोर्ड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उसका है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन मतलब जहाँ पे पहले इकोलॉजी अच्छी थी, बैलेंस्ड थी, बढ़िया प्रोडक्टिविटी थी, अभी अगर वो किसी रीज़न की वजह से कम हो गई है, डिग्रेडेड हो गई है, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, यानी कि उसको पहले वाली हेल्दी कंडीशन में लेके आना है, मतलब ये है। ठीक है, सो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट the ongoing process of developing forest conservation, protection, management and development function to the joint forest management committee at the village level which are registered society। तो मतलब विलेज लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रोग्राम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इट्स एन अथॉरिटी, इट्स एन अथॉरिटी, तो इसे कहा जाता है टोटली कैंपा। कंपनसेशन किया जाता है, यानी किसी न किसी को कंपनसेशन किया जाता है। नाम से ही देखो बहुत चीज़ों का मीनिंग पता चल जाता है। कंपनसेटरी अथॉरिटी, ठीक है, एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। फॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक फंड है, इसका मतलब ये है कि फॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक फंड है और ये अथॉरिटी उस फंड को जो है मैनेज करती है। और ये कंपनसेशन है। कंपनसेशन कैसा? जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस, ठीक है, मिस्टर अंबानी की कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस ने जो है कहीं पे एक प्रोजेक्ट लगाना है 1000 एकड़ में, एक प्रोजेक्ट लगाना है, और इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो है उसको पेड़ काटने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि इट वॉज अ फॉरेस्ट लैंड अर्लियर but now this forest has to be cut down to set up this industry। तो ये जब आप फॉरेस्ट काटोगे यहाँ से 1000 एकड़ का, तो डेफिनेटली हमारे इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को नुकसान होगा, बिकॉज जो इकोलॉजिकल सर्विस वो इतना बढ़िया 1000 एकड़ का फॉरेस्ट हमें देगा, वो सारी की सारी सर्विस तो गायब हो जाएंगी। वहाँ का लोकल क्लाइमेट, वहाँ की लोकल इकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो रिलायंस क्या करेगी? मिस्टर अंबानी जो है कंपनसेट करेंगे, कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन तो देंगे, जितना लैंड उन्होंने यहाँ से फॉरेस्ट को काटा है उतने ही फॉरेस्ट को, यानी कि 1000 एकड़ के बराबर ही लैंड पे वो कहीं और फॉरेस्ट लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ये है इसका मतलब। लेकिन आप बोलोगे सर पेड़ तो उसने आज लगाए हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद कम से कम 50 साल लग जाएगा उसको दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो होने में। लेकिन उस आज से 50 साल के बीच में क्या, वो जो है कीमत जो है वो एक कमेटी के द्वारा निकाली जाती है कि ये जो फॉरेस्ट था इसकी वैल्यू कितनी थी। वो वैल्यू के बराबर का पैसा जो है वो रिलायंस सरकार को देगा। पेड़ तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन उसकी पेड़ों की वैल्यू कितनी थी, उतनी वैल्यू का पैसा, और सिर्फ आज की वैल्यू नहीं, आगे कैलकुलेट की जाती है 50 साल तक की वैल्यू। ठीक है, तो वो उनका कुछ कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है। उतना पैसा जो है एक फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। अब इस फंड में से जो है कुछ पैसा सेंटर के पास जाता है, कुछ पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ताकि वो फॉरेस्टेशन को प्रॉपर तरीके से कर सके। और ये जो फॉरेस्टेशन नया लैंड पे जो है मिस्टर अंबानी ने किया है, इसकी मॉनिटरिंग कर सके, इसकी ऑडिटिंग कर सके। ये है वो कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड या अथॉरिटी की वो बात करता है। तो एवरी टाइम व्हेन अ फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, ठीक है, जैसे माइनिंग आपने लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगाना है, द यूजर एजेंसी, तो यूजर एजेंसी हमारे यहाँ पे कौन थी? रिलायंस। ठीक है, यूजर एजेंसी मीन्स रिलायंस, इट पेज, पैसा पे करती है फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड।
इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि 1000 एकड़ उन्होंने फॉरेस्ट काटा, 1000 एकड़ की नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ही जो है उनसे पैसा लिया जाता है ताकि वहाँ पे प्लांटिंग की जा सके। ठीक है, और अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है, अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है तो डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के बराबर उससे पैसा लिया जाता है, जो कि पहले वाली लैंड से डबल होगा, यानी कि 20,000 एकड़ होगा। तो नॉन फॉरेस्ट लैंड और डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में फ़र्क होता है। नॉन फॉरेस्ट लैंड वो होती है जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था ही नहीं, डीग्रेडेड फॉरेस्ट वो लैंड होती है जहाँ पे फॉरेस्ट था और अभी भी है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो अगर 10,000 एकड़ पे अगर वो भाई साहब जो है माइनिंग लगा रहे हैं या इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इसके बराबर 10,000 एकड़ ही जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड के बराबर वो वहाँ पे प्लांटेशन के लिए पैसा देंगे। और अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो 20,000 एकड़ डीग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए पैसा देंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कैंपा। इट्स अ फंड, कंपनसेटरी फंड, नेशनल, और ये पैसा जो है कहाँ जाएगा, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। ऐसे ही ये फंड जो है स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के अंदर भी जाएगा, विच इज़ अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। वाई? बिकॉज फॉरेस्ट जो होती है, जो लैंड होते हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट के अंदर भी जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया जाता है वहाँ पे ये पैसा जाता है। पहले इसके, हालांकि ये चीज़ जो है 1990s से चल रही है, लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, लेकिन 2016 में जो है इसके लिए प्रॉपर कानून बना दिए गए। सो नाउ इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्योंकि स्टेट जो है क्योंकि फॉरेस्ट जो है, लैंड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए 90% जो फंडिंग है वो स्टेट को जाएगा और 10% फंडिंग जो है वो सिर्फ, और 10% फंडिंग जो है वो सेंटर को जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट में तो सिर्फ वही बात बोल रहा है वो। अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स प्रोविजन अ कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट, देखिए यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, मे नहीं है, मस्ट मतलब ये जो है मैंडेटरी है। मस्ट का मतलब ही यही है कि मैंडेटरी है। दे मस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लैंड। अब नाउ दिस ऑल्टरनेटिव लैंड कैन बी डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट लैंड। अगर डीग्रेडेड है तो डबल देना पड़ेगा, अगर नॉन फॉरेस्ट है तो उतने बराबर में भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, क्या कह रहा है, द फॉर फॉरेस्टेशन द कंपनी, मतलब रिलायंस हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइडेड टू द स्टेट। दीज फंड्स विल रिसीव पेमेंट फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइंग पेमेंट। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, जिसे कहा जाता है एनपीवी, यानी कि जो फॉरेस्ट आपने काटा है भैया, जो पेड़ पौधे आपने काटे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी उसको काउंट किया जाएगा, और उसको काउंट करने के बाद जो है आप पैसा दोगे। ठीक है, बात यह है कि जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, क्या सिर्फ वो अल्टरनेटिव फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ होगा या किसी और चीज़ के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली उसको जो है दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी वाइल्ड लाइफ या इकोलॉजी से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस के लिए, सप्लाई ऑफ वुड के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो उसका यूज़ किया जा सकता है। बात यह है कि ये पैसा जो है बहुत साल से इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, हर साल जो है इंडिया में 6-7 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो कैंपा के फंड के अंदर आते हैं, लेकिन रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट, जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि इसमें से जो है 40 to 50% पैसा वो फंड जो है वो यूटिलाइज ही नहीं होता है। ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, मतलब आपके पास पैसा है प्लांटेशन करने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्लांटेशन नहीं कर रहे हो। कई रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। पंजाब में तो जो है और भी बहुत बुरा हाल है। पंजाब में कैंपा के अंडर में जो पैसा दिया गया था, बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई, उनका मानना है ये कि सरकार उसको जो है अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए खर्च कर रही है या सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए खर्च कर रही है।
तो पंजाब में तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले गए वो लोग। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव के बारे में लोग मैं बात करने वाला हूँ वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नाम से ही पता लग रहा है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करनी है लेकिन जॉइंट होके, जॉइंट करनी है। जॉइंट में कौन कौन आएगा? सरकार आएगी और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ आएंगी, है ना, लोकल विलेज पीपल जो वहाँ पे रहते हैं। उसका मतलब है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपके गांव, अगर कोई फॉरेस्ट है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है तो उसके आसपास के जितने गांव हैं, जितनी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, तो सबकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या क्या करना है? लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना है जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह के पास में रहते हैं, क्लोज टू द फॉरेस्ट, ठीक है। दिस इज अ को मैनेजमेंट, है ना, को मैनेजमेंट तो अपने आप ही हो गया। इट्स अ को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट and jointly defined roles and responsibilities with regard to forest protection and the regeneration। तो जैसे आपका ये कोई फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के आसपास में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं फ्रिंज एरियाज़ में, गाँव वाँव यहाँ पर रहते हैं, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ जो है इनके साथ मिलके हम लोगों ने इस फॉरेस्ट को मैनेज करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, उनके साथ में मिलके करना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज, इसे कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए जी, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाले हुए हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। गद्दी और गुज्जर ट्राइब्स, ये ट्राइब जो है गद्दी ट्राइब और गुज्जर ट्राइब, ये है आपके हिमालय में, और ये क्या करते हैं? दे आर पास्ट्रोलिस्ट, मतलब इनके पास भेड़ वगैरर होती हैं, दे हैव देयर गोट्स, और ये करते हैं लार्ज स्केल ग्रेजिंग। लार्ज स्केल ग्रेजिंग करते हैं ये लोग, है ना, घूमते फिरते हैं, मतलब बंजारे टाइप के रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, अभी जो ये लोग ग्रेजिंग करते हैं, क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी हैं, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है गद्दी और गुज्जर ट्राइब के साथ मिलके कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जिसकी वजह से जो है घास की जो ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, और जहाँ पे कम ग्रोथ होती है वहाँ पे ग्रेजिंग्स को रोका जा सके। मतलब जहाँ पे अगर ग्रास ओवर ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, ग्रेजिंग को अलाउ कर दिया, और जहाँ पे जो है ग्रोथ नहीं हो रही थी, जहाँ पे फॉरेस्ट जो है आपका डिग्रेडेड था, वहाँ पे आपने ग्रेजिंग को बैन कर दिया या उसको रेगुलेट कर दिया, आप जो भी समझें, ठीक है। बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। देखिए बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपसे सबको ना बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा इसके बारे में गूगल करें, बहुत ही शानदार आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जो सलमान भाई साहब ने ब्लैक बक को मारा था, ब्लैक बक, तो जो बिश्नोई कम्युनिटी होती है वो ब्लैक बक को अपने बच्चों के तरह पालते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये राजस्थान, थोड़ा गुजरात तो है, थोड़ा सा पंजाब वगैरह के इस एरिया में पाई जाती है। ये कम्युनिटी जो है अपने इकोसिस्टम को लेके, इकोलॉजी को लेके बहुत सेंसिटिव है। इट्स अ सेक्ट, ठीक है, मतलब एक पंथ है। बिश्नोई इज़ अ पंथ। तो इनके जो गुरु हैं उन्होंने इनको जो है 29 शिक्षाएं दी थी, और जिनमें से कुछ जो हैं 5-7 जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को लेके ही हैं, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी अपने सराउंडिंग की जो इकोलॉजी है उसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि इनके लाइफस्टाइल में इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बिश्नोई कम्युनिटी के साथ मिलके जो है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जॉइंट कंजर्वेशन एफर्ट विद द नोमाड ट्राइब ऑफ मालधारीज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ गिर नेशनल पार्क के आसपास में जो मालधारी
मलधारी जो नोमैडिक ट्राइब रहती है उसके साथ मिलके जो है वहाँ पे लायंस की पॉपुलेशन को जो है इम्प्रूव किया गया है। तो ये सारे एफर्ट आपको क्या बताते हैं, वो यही बता रहे हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैकेनिज्म करना है आपको विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग लोकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सोशल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ बेरन एंड डिफॉरेस्टेड लैंड with the purpose of helping environment and social and rural development। यानी कि जो पहले से फॉरेस्ट हैं भैया इनको तो कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और जो खाली ज़मीन पड़ी है, जो बेरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे जो है आपने प्लांटेशन करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट की हेल्प हो सके और सोशल और रूरल की, गांव की जो है डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो ये मतलब है सोशल फॉरेस्ट्री का। सोशल फॉरेस्ट्री जो है इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1976 बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका जो खेत होता है, जो खेत है आपका, इसमें सोशल फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है, उस खेत के चारों तरफ जो है, चारों तरफ या उस खेत के आसपास में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये खेत है तो इस खेत के बीच में कहीं कहीं पेड़ लगाए जाते हैं और इस खेत के चारों तरफ जो है यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। जो रोड निकलती है आसपास में, कोई सड़क निकलती है तो सड़क के जो है दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। जो पंचायत की जो ज़मीन होती है, ठीक है, उस ज़मीन के अंदर पेड़ लगाए जाते हैं। जो कोई कनाल वगैरह अगर वहाँ से निकल रही है तो कनाल के दोनों तरफ जो है पेड़ लगाए जाते हैं। ये मतलब है आपका सोशल फॉरेस्ट्री का। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री के कई बेनिफिट होते हैं। ठीक है, इट फाइट्स अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, डेफिनेटली जितने ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे तो कार्बन सिंक क्रिएट होगा, है ना। कार्बन सिंक क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है, कार्बन सिंक क्रिएट होगा। सोइल कंजर्वेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, हेल्थ बेनिफिट होंगे, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट हैं। सोशल फॉरेस्ट्री जो है 3 टाइप की होती है। पहली होती है रूरल फॉरेस्ट्री, दूसरी होती है अर्बन फॉरेस्ट्री, थर्ड इज योर फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री के अंदर 2 आता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग जाएंगे फार्म फॉरेस्ट्री के ऊपर। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ सबसेट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। देखिए, फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। फार्म मतलब खेत, फार्म मतलब खेत। देखिए, जो किसान होता है वो अपने खेत में जो है फसल उगाता है, सीरियल्स उगाता है। ठीक है, इधर वो पैडी कल्टीवेशन करेगा या फिर वो वीट कल्टीवेशन करेगा या कोई दूसरी क्रॉप्स लगाएगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप लगाओ अपने खेत में, जो है आप लगाओ जो आपका मन है, लेकिन अपने खेत में जो है आप दूसरे पेड़ भी लगा सकते हो फॉर कमर्शियल पर्पज़। जैसे आपने वीट लगाया तो उसके बीच में जो है आप पॉपुलर का पेड़ लगा सकते हो। तो पॉपुलर का पेड़ आप जब बेचोगे, ये बड़ा होगा, तो इससे भी आपको जो है रिवेन्यू जनरेट होगा। और वीट से तो आपको हो ही रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बीच में जो है यूकालिप्टस सफ़ेदे का पेड़ लगाया हुआ है और ये बीच में जो है यहाँ पे कहीं वेजिटेशन, कोई वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं। इसे कहा जाता है फार्म फॉरेस्ट्री। यानी कि किसान अपने खेत में क्रॉप्स के अलावा जो है बड़े बड़े ट्रीज भी लगाता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उसको नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी लगाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि पेड़ को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाना है। जैसे शेड के लिए लगा सकता है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए लगा सकता है, कहीं कहीं इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर ओन फार्मलैंड टू मीट द डोमेस्टिक नीड ऑफ द फैमिली। जैसे फैमिली को लकड़ी की ज़रूरत होती है एज अ फ्यूल, तो वो उसकी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो सकती है ना, उस तरह की चीज़ें। इन मैनी एरियाज दिस ट्रेडिशन ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन द फार्मलैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट। बहुत सारे एरिया में जो है पहले से ही किसान इसको करते हैं, उनको स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री इज़ द मेन थ्रस्ट
ऑफ द मोस्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट इन द कंट्री। देखिए ज़्यादातर हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, नॉन कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर रहता है। देखिए अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाते हो किसी पेड़ को अपने खेत में, तो डेफिनेटली 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको काटोगे, उसको बेचोगे, क्योंकि आपने उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है। लेकिन अब नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर लगाते हो तो आप उसको हमेशा लगा के रखते हो, उसको कभी काटोगे नहीं। तो वहाँ पे आपकी जो ट्री की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एक तो आपका ट्री ग्रो करता है, दूसरा जो कार्बन सिंक जो क्रिएट होता है वो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर फोकस जो है वो नॉन कमर्शियल जो है फार्म फॉरेस्ट्री के ऊपर रहता है। अर्बन फॉरेस्ट्री, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन प्राइवेट और पब्लिकली ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द अर्बन एनवायरनमेंट। ठीक है, अर्बन एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता है, क्लाइमेट चेंज वाला इशू, एयर जो है प्योरीफाई होती है, फ्लड से कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अर्बन एरियाज में जो है फॉरेस्ट्री करने के। अर्बन फॉरेस्ट्री इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसमें हर पेड़ का ध्यान रखा जाता है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रीज दैट हैव बीन प्लांटेड, यानी कि जो ऑलरेडी प्लांट किए जा चुके हैं ट्री, सिर्फ उन पे ही फोकस नहीं है, जबकि लैंड की ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, मैनी अर्बन ट्रीज मे हैव एस्टेब्लिश्ड नेचुरली ऑल्दो in an environment in which competition for land is high, they are unlikely to survive long unless actively cultivated and managed। देखिए बड़ा खतरा रहता है अर्बन एरियाज़ में, है ना, उनको काटे जाने का, या वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत पोल्यूटेड हो जाता है। तो अगर अर्बन एरियाज़ में जो स्पेशली बहुत पोल्यूटेड अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो है ट्री को ग्रो करना और उस ट्री को बचाना बहुत चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल फॉरेस्ट्री देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी का तो मतलब आप पहले ही समझ गए होंगे कि इसमें जो है पूरी कम्युनिटी को, पूरे गांव को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल जो फार्म फॉरेस्ट्री था, फार्म फॉरेस्ट्री वो इंडिविजुअल फॉरेस्ट्री है, जो कि एक पर्टिकुलर किसान जो है वो अपने खेत में जो है पेड़ों को लगाता है फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस। लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में पूरे का पूरा फोकस जो है पूरे गांव पे होता है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर फोकस होता है। इट इज़ रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड, तो यानी कि जो कॉमन लैंड होती है गांव में, जो कॉमन लैंड होती है, जो सबकी होती है, वहाँ पे ट्रीज को ग्रो किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट लैंड पे नहीं। ठीक है, जैसे फार्म फॉरेस्ट्री पे हमारा फोकस किस पे था, प्राइवेट लैंड पे था। यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट जो फोकस है वो कॉमन लैंड के ऊपर है। ठीक है, तो एंटायर कम्युनिटी पे फोकस किया जाता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए पेड़ तो जो है कौन लगाएगा पेड़, या तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी होगी या गांव वाले खुद वो पेड़ लगाएंगे, लेकिन उनको सीडलिंग्स प्रोवाइड कराना, बीज वगैरह प्रोवाइड कराना, फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारे का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। लेकिन वो ट्री लगाने के बाद उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रॉपरली ग्रो करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ की कम्युनिटी को होती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अ सब टाइप ऑफ रूरल फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट। सो एग्रो फॉरेस्ट्री इज एन इंटरेक्शन of agriculture and trees including the agriculture use of trees। तो tree plus agriculture, that is your agroforestry। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीके से हम लोग जो है लैंड यूज सिस्टम को यूज करते हैं। ट्रेडिशनल भी जो पहले से यूज होता आ रहा है, और कुछ नए नए तरीकों को हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सो एग्रो फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज लैंड यूज सिस्टम, जिसमें जो आपके पास जो लैंड होती है उसका यूज, उसको जो है उसको मैनेज करना है, दैट इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड्स एंड रूरल लैंडस्केप टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब
आपकी जो लैंड है आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे ले सकते हो? जब वहाँ पे आप एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड करते हो, छोटी छोटी श्रब्स जो होती हैं उनको इंक्लूड करते हो, यानी कि उस लैंड से आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेनी है। तो इससे आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होता है, सोइल कंजर्वेशन भी होता है, वाटर कंजर्वेशन भी होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पिक्चर को देख के कर सकते हो इसको यहाँ से। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट योर social forestry, agroforestry and your farm forestry.